नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की बढ़ती रफ्तार की। बताएंगे कि राहुल गांधी ने आखिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। जानेंगे कि नीतीश सरकार का क्या है नया फरमान, क्या है ममता का बड़ा बयान, और बुलेटिन के आखिर में बात ईवीएम को लेकर बड़े फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि कानूनों पर चल रहे आंदोलन को लेकर पीएम मोदी की संसद में हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह और नरेंद्र तोमर सहित कई मंत्री रहे मौजूद। नया प्रस्ताव भेज सकती है सरकार। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए बना मारवाड़ क्षेत्रीय आदिवासी विकास बोर्ड। जोधपुर में होगा इसका मुख्यालय। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। एलजेपी ने जेडीयू पर कसा तंज, लिखा खुला पत्र। बड़ा भाई बनने के चक्कर में नीतीश को हुआ नुकसान। एलजेपी को 15 सीटें ही देना चाहती थी जेडीयू। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 458 अंकों की बढ़त के साथ 50,255 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 142 अंकों की बढ़त के साथ 14,790 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। अन्नदाताओं का आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। अन्नदाता झुकने को तैयार नहीं है। वहीं सरकार नए कृषि कानून के फायदे गिनाने में लगी है और विपक्ष इस पर केंद्र सरकार को आईना दिखा रहा है। तो सरकार और अन्नदाताओं के बीच चल रहे इस गतिरोध में आज दिन भर क्या रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानून के खिलाफ अब पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। आज जींद में किसानों की महापंचायत थी तो देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में भी कृषि कानून की गूंज सुनाई दी। विपक्ष और अन्नदाताओं के दबाव में सरकार भी कृषि बिल पर चर्चा को तैयार हो गई। जींद की पंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार दिल्ली के किलेबंदी कर रही है। जब राजा फंसता है तो अपने लिए किलेबंदी करता है। सरकार की किलेबंदी अभी तो एक नमूना है। आने वाले दिनों में इसी तरह से गरीब की रोटी पर किलेबंदी होगी। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, इसके लिए ही ये आंदोलन शुरू किया गया है। आज हमने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है तो सरकार की ये हालत है। यदि हमने दिल्ली की गद्दी छोड़ने की मांग कर दी तो सोचो क्या होगा। अभी सरकार को अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। आगे जैसे भी हालात रहेंगे उसी हिसाब से अगली रणनीति पर किसान चर्चा करेंगे। इस बीच जींद में आयोजित इस महापंचायत में 5 प्रस्ताव भी पारित किए गए। तीनों केंद्रीय कृषि कानून रद्द किए जाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून जामा पहनाया जाए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाए, 26 जनवरी को पकड़े गए किसानों को रिहा किया जाए, जब्त किए गए ट्रैक्टरों को छोड़ा जाए और किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएं। किसानों ने तो साफ कर दिया, आंदोलन शुरू करने से पहले जो मुद्दे थे अभी भी हैं और सरकार जब तक उनकी मांगों को मानेगी नहीं, आंदोलन भी समाप्त नहीं होगा। कृषि कानूनों को लेकर आज सुबह राज्यसभा में भी चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष ने सरकार को जमकर सुनाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी किसानों के आंदोलन हुए थे, लेकिन हम किसानों से लड़े नहीं। किसान देश का अन्नदाता है और वो देश का पेट भरता है। उससे लड़कर नहीं, उसकी बात मानने में ही सभी का सम्मान है। लेकिन सरकार की ओर से अभी भी दावा किया जा रहा है कि कृषि कानून किसानों के हक में है। ऐसे में अब देखना होगा कि किसान क्या रणनीति अपनाते हैं। सड़क पर अन्नदाता डटे हुए हैं तो सदन में विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर रखी है। गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि बिल पर बात की। क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है, लेकिन अभी भी सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि कानून में कुछ भी गलत नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसान हिंदुस्तान की शक्ति है, उसकी आवाज को दबाना नहीं चाहिए। ये काम सरकार का नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करके इस समस्या का समाधान करना है। मैं किसानों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार को ही पीछे हटना होगा। फायदा इसी में है कि कानून वापस ले लिया जाए। बजट को लेकर भी सरकार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उम्मीद थी कि सरकार देश के 99% लोगों को सहयोग देगी, लेकिन ये बजट सिर्फ 1% आबादी का बजट है।
सरकार ने देशवासियों से पैसा लेकर उद्योगपतियों की जेब में डाल दिया है। यदि सरकार ने न्याय योजना जैसा कदम उठाया होता तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती थी। आपको बता दें कि न्याय योजना का ऐलान कांग्रेस के लोकसभा के चुनावी घोषणा पत्र में किया गया था, लेकिन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के कारण ये योजना देश में लागू नहीं हो सकी। आंदोलन से सरकार बुरी तरह से फंस गई है। तेज होते आंदोलन के कारण हरियाणा की बीजेपी सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो क्यों मुश्किल में फंस चुके हैं हरियाणा की खट्टर सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। ट्रैक्टर परेड में हुए हंगामे के बाद मोदी सरकार को लगा था कि किसानों का आंदोलन शांत हो जाएगा, वो खुद ही घरों को लौटने लगेंगे। लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन का रंग ऐसा बदला कि उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक अन्नदाताओं की आवाज बुलंद होती जा रही है। और इस सुर में अब विपक्षी दलों के साथ साथ सत्तारूढ़ दल के नेता भी अपना सुर मिलाने लगे हैं। हरियाणा के करनाल जिले में जेजेपी के नेता और जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गौरैया ने तो अपने पद और पार्टी से त्याग पत्र ही दे दिया है। उनका कहना है कि मैं अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं देखना चाहता था, बल्कि मैं किसानों के साथ मिलकर उनकी आवाज आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं आगे भी आंदोलन में लगातार जाता रहूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला सरकार और किसानों के मीडिएटर बनते तो शायद उनका कद ऊपर होता, पर उन्होंने सरकार की बात की, किसानों की नहीं। इसलिए मैं पार्टी और पद से त्याग पत्र दे रहा हूं और आगे कहां जाऊंगा इस बारे में कुछ नहीं कहता। जेजेपी नेता की यह हुंकार न सिर्फ दुष्यंत चौटाला को चिंता में डाल रही है, बल्कि उन पर दबाव भी बना रही है। वैसे ही वो INLD के हल्ला बोल से घिरे हुए हैं, क्योंकि इनेलो नेता अभय चौटाला विधायक पद को त्याग चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों ऐलान किया था कि 26 जनवरी तक अगर केंद्र सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो वे विधायक पद से त्याग पत्र दे देंगे। अब INLD की हुंकार और किसानों की ललकार के बीच दुष्यंत चौटाला बुरी तरह से घिरे हुए हैं। ऐसे में उन पर दबाव है कि बीजेपी का साथ छोड़ किसानों के समर्थन में आए। अब देखना होगा कि वो क्या फैसला लेते हैं। हरियाणा सरकार मुश्किल में है। खट्टर ना तो अन्नदाताओं के हक में बोल पा रहे हैं और ना ही कृषि कानून के समर्थन में कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उनकी मुश्किल ये है कि कानून उनकी पार्टी की सरकार द्वारा ही लाए गए हैं। कृषि कानून को लेकर तो पूरे देश में हंगामा मचा ही हुआ था और अब बिहार में एक नया आदेश आ गया है जिसमें विरोध के अधिकार को रोका जा रहा है। तो क्या है ये आदेश, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में नीतीश सरकार के गठन को 2 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अब तक नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है, लेकिन नीतीश कुमार बार बार अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी को मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो ये साफ दर्शा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही NDA सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार की बौखलाहट आए दिन उनकी ओर से लिए गए फैसलों में साफ तौर पर झलकती है। कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ बोलने वालों पर प्रतिबंध लगाया है और अब नीतीश सरकार ने मंगलवार को एक नया फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर राज्य में कोई प्रदर्शन करता है तो फिर पुलिस की ओर से उसका आचरण प्रमाण पत्र खराब किया जा सकता है। पुलिस महानिदेशक SK सिंघल की ओर से जारी किए गए इस फरमान में कहा गया है कि सरकारी ठेका, सरकारी नौकरी, हथियार का लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन लेना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामले में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस की ओर से आरोप पत्र जारी किया जाता है, तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट और स्पष्ट रूप से प्रविष्टि किए जाएं। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। अब इन सब के बाद ये साफ हो गया है कि नीतीश सरकार अपने विरोधियों से इस कदर डरी हुई है कि सत्ता का इस्तेमाल कर उन्हें दबाने में लगी है, जिससे लोग अब अपने हक की मांग तक करने में कतराएंगे। बिहार में विधानसभा के चुनाव के बाद से नीतीश कुमार लगातार फैसले ले रहे हैं। उनके कई फैसलों का विरोध भी हो रहा है। वैसे पश्चिम बंगाल में भी नई सरकार को लेकर जल्द फैसला होने वाला है, क्योंकि यहां कुछ दिनों में ही चुनावों का ऐलान हो सकता है और राज्य की CM ममता बनर्जी ने तो दावा कर दिया है कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं। तो क्या कहा है ममता बनर्जी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राज्य के CM और TMC प्रमुख ममता बनर्जी पूरे राज्य का दौरा कर रही हैं, तो बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत राज्य में लगा रखी है। पार्टी का हर बड़ा नेता पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहा है। कांग्रेस और वामपंथी दल भी प्रचार में जुटे हैं और अब राज्य की CM ममता बनर्जी ने दावा किया कि 7-8 दिनों में चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों का ऐलान कर सकता है। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग इस बार 2 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव करा सकता है। इसके साथ ममता ने यह भी दावा किया कि चुनाव कभी भी हो, TMC चुनावों के लिए तैयार है।
उन्हें बंगाल की जनता पर भरोसा है, जो एक बार फिर राज्य में टीएमसी को चुनेगी। बंगाल में चुनावों की आहट को देखते हुए बीजेपी के नेताओं ने भी प्रचार में ताकत झोंक दी है। 7 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। वैसे पीएम का यहां कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन चुनावों से पहले पीएम का पश्चिम बंगाल दौरा पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल में बड़ी रैली होनी है। अमित शाह के दौरे पर कई टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी नेता भी दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मतदान मार्च अप्रैल में हो सकता है और चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, इसीलिए चुनाव आयोग 4 मई से पहले ही चुनाव प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहता है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं, तो वहीं कर्नाटक में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कर्नाटक में पिछले दिनों हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से बीजेपी का एक धड़ा नाराज चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों और बीजेपी विधायकों की नाराजगी को दूर करने के मकसद से बेंगलुरु में अपने आवास पर डिनर पार्टी रखी थी, लेकिन नाराज विधायकों को मनाने में बीएस येदियुरप्पा की डिनर डिप्लोमेसी भी काम नहीं आई। उल्टा नजारा ऐसा सामने आया जिससे बीजेपी सरकार की विदाई के दिन नजदीक नजर आए। कर्नाटक में बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस की सरकार गिराकर खुद सत्ता पर काबिज तो हो गई, लेकिन अब उसके लिए अपनी सरकार को बरकरार रखना किसी मुश्किल से कम नहीं है। इसकी वजह विरोधी दल नहीं बल्कि बीजेपी के खुद के विधायक हैं, जिनके अरमान कैबिनेट विस्तार के बाद आंसू बनकर बह रहे हैं और इसी आक्रोश ने येदियुरप्पा की कुर्सी को हिला रखा है, जिसे संभालने के लिए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने डिनर पार्टी रखी थी। लेकिन नाराज विधायकों को मनाने में बीएस येदियुरप्पा की डिनर डिप्लोमेसी भी काम नहीं आई, क्योंकि डिनर पार्टी में 30 से अधिक बीजेपी विधायक शामिल नहीं हुए। ये विधायक किसी दूसरे दल से नहीं आए हैं, बल्कि हार्डकोर बीजेपी और संघ की विचारधारा वाले माने जाते हैं। लेकिन ये सभी विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। इसकी वजह कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायक हैं। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 1.5 दर्जन विधायकों ने अपनी पार्टी से बगावत करके बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके चलते बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी थी। ऐसे में येदियुरप्पा ने अपने कैबिनेट में कांग्रेस, जेडीएस से आए नेताओं को तवज्जो दी थी। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए गए पार्टियों को लेकर पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने मोर्चा खोल दिया था और पार्टी आलाकमान तक अपनी गुहार लगाई थी, लेकिन वहां भी नाराज विधायकों की नहीं सुनी गई। यही वजह है कि वो येदियुरप्पा की कुर्सी को हिलाने में जुटे हैं, जिसके बाद यही कहा जाएगा कि कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार ही येदियुरप्पा और पार्टी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अगर इस मनमुटाव को जल्द दूर नहीं किया गया तो बीजेपी सत्ता से भी दूर हो सकती है। अब देखना है कि विधायकों को किस तरह से साधने की कवायद होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात ईवीएम पर बड़े फैसले की। ईवीएम को लेकर देश में हंगामा मचा रहता है। विपक्ष को हमेशा ये डर रहता है कि ईवीएम के सहारे सरकार परिणाम को बदल सकती है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों में भी ईवीएम सवालों के घेरे में आ गई थी। आरजेडी ने ईवीएम से चुनाव परिणाम बदलने का आरोप लगाया था। आमतौर पर ईवीएम का समर्थन इस वक्त सत्तारूढ़ बीजेपी को छोड़कर कोई भी दल करता नहीं दिखता। ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार इसे लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। महाराष्ट्र में अब ईवीएम से नहीं होंगे चुनाव। ईवीएम की जगह अब होगी बैलेट पेपर की वापसी, या फिर ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का विकल्प भी दे सकती है सरकार। इस समय महाराष्ट्र में लोगों के मन में ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर नाना पटोले ने सरकार को बैलेट पेपर से मतदान कराने का विकल्प देने के निर्देश दिए हैं। नाना पटोले ने कहा कि राज्य के नागरिकों को स्थानीय निकाय चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनावों में भी बैलेट पेपर का विकल्प मिलना चाहिए। ईवीएम पर संदेह जताते हुए नाना पटोले ने कहा कि मैंने राज्य सरकार से इस संबंध में एक कानून बनाने को कहा है। राज्य सरकार एक कानून बना सकती है। अतीत में चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर संदेह पैदा किया गया था। मतदान एक मौलिक अधिकार है और किसी को भी बैलेट पेपर या ईवीएम का उपयोग करके वोट डालने का विकल्प होना चाहिए। देश भर के कई विपक्षी दलों ने बीते कई मौकों पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और बैलेट पेपर प्रणाली को वापस लेने की मांग की है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार है, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल हैं। कांग्रेस शुरुआत से ही ईवीएम का विरोध कर रही है, इसीलिए उम्मीद है कि विधानसभा में यदि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने का प्रस्ताव आता है तो वो आसानी से पास हो जाएगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।